हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज मिश्रा गाइडेंस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी किया था। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे। तो पहली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यही है और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल भी इसी प्रॉपर्टी पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था? किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई होता है, जहाँ पे n होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम E कहते हैं। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी बॉडी पे अगर चार्ज कैलकुलेट करना है आपको, तो आपको क्या पता होना चाहिए? बस केवल n की वैल्यू, क्योंकि E तो हमको पहले से पता है। तो अगर हमको ये पता हो कि किसी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। Q = n, जो कि हमको पता होना चाहिए, और E की वैल्यू हमको पता होती है पहले से। ठीक है। तो अगर हम बोलें इस बॉडी में कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा? तो हम बोलेंगे Q = n की वैल्यू 5 है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और ये प्लस होगा माइनस होगा, क्योंकि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में कहीं से आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, इसलिए माइनस चार्ज। और इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज आएगा? तो सेम n की वैल्यू तो 5 ही है, तो इस केस में भी यही आंसर होगा, लेकिन प्लस में होगा 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो अगर किसी बॉडी में n इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर n इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं से आते हैं तो निगेटिव चार्ज। तो ये जो फार्मूला है Q = NE, इसमें देखिए दो वेरिएबल Q एंड N। E की वैल्यू तो फिक्स है। तो इस फार्मूले से दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहले तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज बताइए किसी बॉडी पे कितना है। तो टोटल चार्ज अगर पूछा है तो n हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी आपसे पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n, और ये क्या है आपका Q। तो इससे आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती Q एंड N। n कैसे कैलकुलेट करेंगे? n के लिए हम जो है Q को E से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज़ और है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमको ये बताता है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो एक सीक्वेंस में होता है। कोई भी नंबर चार्ज का नहीं हो सकता, उसका एक सीक्वेंस होता है। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आया माइनस के साथ में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.2 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आया 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, E का वैल्यू तो फिक्स है। तो इस हिसाब से चार्ज इसमें आएगा। फिर अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना आएगा? 6.4। 5 होंगे तो 8। इस तरह से। तो देखिए किसी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5। ठीक है। आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएगा। तो अगर कोई बोले कि इन दोनों के बीच में 2
2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या इतना कूलाम चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 1.6 के बाद तो 3.2 ही आएगा, और इसके बाद 4.8 आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है एक स्टेप के फॉर्म में, इन स्टेप में इंक्रीज होता है। चार्ज इंक्रीजेज ऑन अ बॉडी इन स्टेप्स, इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स। कंटिन्यूस चार्ज इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं, कोई भी आर्बिट्री एक चार्ज नंबर दे करके, कि ये चार्ज बॉडी में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल, कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमने अभी यहाँ पे जो लिखा था हमने, तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या क्या होता है, 1.6 होगा, 3.2 होगा, 16 का पहाड़ा, 32, 16, 16 43, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, ठीक है। इस टर्म्स में, इन स्टेप में चार्ज होना चाहिए। और यहाँ पे इधर क्या होता है, 10⁻⁻19। तो देखिए ये 16 का मल्टीपल है क्या? अगर ये 16 का मल्टीपल है तो ये चार्ज हो सकता है, अगर मल्टीपल नहीं है तो नहीं होगा। तो 0.8 16 का मल्टीपल तो नहीं है, ठीक है, इसलिए इतना चार्ज नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर यहाँ पे 10 का पावर इनने कुछ कम ज़्यादा कर दिया, तब फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार गलती हो जाती है। तो इसको करने का सही तरीका ये है कि आप n की वैल्यू फाइंड आउट करिए। n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? चार्ज पता है हमको, q को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है तो ये चार्ज हो सकता है, और अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन आती है तो ये चार्ज जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 को अगर 1.6 से आप डिवाइड करोगे, और ये तो कट जाएगा, 10⁻⁻19, 10⁻⁻19, ये तो कैंसिल हो गए। इसको डिवाइड करेंगे तो 8/16.5। तो ये जो n की वैल्यू आई है नॉट इंटीजर, इसलिए ये चार्ज जो है बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तरीका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछ लेते हैं। कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻19 कूलाम, इफ़ एस देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसा अगर कहेंगे तो आपको n को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कीप क्वाइट। तो इसमें अगर देखिए हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, अगर मान लें कि इसको 17 कर दें, तब इसका आंसर एस हो जाएगा। 17 में हो जाएगा कि नहीं? देखिए अगर इसमें हम n निकालते हैं तो 0.8 इंटू 10⁻⁻17, 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो इसको 19 बना लीजिए पहले, ठीक है। एक तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो इसको 19 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा ये 50। तो ये एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, इसलिए जो है ये चार्ज आपका एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चार्ज किसी बॉडी पे तब आएगा जब उस पर 50 इलेक्ट्रॉन
उस बॉडी पे ट्रांसफ़र हुए हों। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन करेंगे इस बोर्ड पे। एक क्वेश्चन करने के बाद इसको रफ कर देंगे, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको, 2 क्वेश्चन करेंगे तो छोटा दिखेगा। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पूछा गया। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन हमने किया। आपको चार्ज पता है और आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चार्ज कितना पता है आपको, चार्ज की वैल्यू है 1 कूलाम, बस। ये कूलाम में होता है, ये भी कूलाम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10/16 इसको कर देंगे तो 16 चक्का 6 n की वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी बॉडी से ट्रांसफ़र होंगे तब जाके उसमें 1 कूलाम चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हर बुक में होता है। तो ये क्वेश्चन हर बुक में होने का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन हमको ये बताता है कि 1 कूलाम जो चार्ज होता है दैट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा चार्ज होता है, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होने चाहिए। ठीक है, तो 1 कूलाम चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है और ये प्रैक्टिकली जो है बॉडी पे इतना ज़्यादा चार्ज हमको देखने को जनरली नहीं मिलता है। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक और कॉमन क्वेश्चन है, इफ़ 5 इंटू 10⁻10 electrons are transferred from glass rod to silk. Calculate total charge on glass and silk. तो अगर 5 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं ग्लास रॉड से सिल्क में, तो ग्लास और सिल्क पे कितना चार्ज आएगा। तो ये भी बड़ा इजी है, हमको नंबर पता है, n की वैल्यू तो पता है पहले से कि ग्लास से कितने नंबर ट्रांसफ़र हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, ये तो ये क्या है, ये आपका n है, n पता है तो ग्लास पे कितना चार्ज आएगा। इससे इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं तो ग्लास पे जो चार्ज आएगा वो प्लस में होगा, प्लस n की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻10 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो ये हो जाएगा आपको 16×5 8 और ये नैनो कूलम। ठीक है, 10⁻9 आएगा, उसको हम बोलते हैं नैनो। और इसमें सेम, क्योंकि इसमें भी तो इतने इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं तो इसमें सेम चार्ज आ जाएगा, लेकिन उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी -8 नैनो कूलम। ठीक है, तो अभी इन 3 क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है कि अगर हमको n गिवन है तो q कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर q गिवन है तो n कैसे फाइंड आउट करते हैं। चौथा क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन
अल्फ़ा पार्टिकल पे जो टोटल चार्ज होता है वो कैलकुलेट करिए। तो पहले तो आप जान लीजिए कि अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है, और ये बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन बनते हैं अल्फ़ा पार्टिकल पे। तो अल्फ़ा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। मास अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है 2He4। तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अल्फ़ा का मतलब चार्ज ऑन अल्फ़ा, पी का मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, मास भी पता होना चाहिए और चार्ज भी पता होना चाहिए। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, ये मेन इससे हम याद कर सकते हैं 2He4। तो 2 का मतलब इस पर जो चार्ज होगा प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, और जो मास होता है प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर कोई आपके पास एटम है, उस एटम में XY केमिस्ट्री में इस तरह से नोटेशन आपको देखने को मिलता है, तो इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर वो होता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक नंबर बोलते हैं, या जितने इसमें प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, हाँ ना, कीप क्वाइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनिक नंबर। और ये तो मास नंबर होता है, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर में इलेक्ट्रॉन नंबर हम माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन नंबर आ जाता है। ठीक है, वो चीज़ें आगे हम करेंगे जब हम न्यूक्लियर टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स में, नेक्स्ट जो सेकंड बुक है। अभी यहाँ पे हम इस चीज़ को बताने का मतलब है क्योंकि हमको टोटल चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल में कैलकुलेट करना है। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या है आपका 2He4, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना 2। तो जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निकाल लिया आपने। इसी तरह से आपसे कोई भी पूछ सकता है, जैसे आयरन का व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन 56 न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए एक चीज़ और है कि कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव प्लस। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं, केवल अल्फ़ा पार्टिकल भी चार्ज पूछा है, क्योंकि पहले से ये नोन है कि अल्फ़ा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ टोटल चार्ज ऑन आयरन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, तो कोई भी एटम होता है तो उसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 26, तो टोटल चार्ज हो जाएगा प्लस 26 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस Q इक्वल टू n ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी है। अब 2 क्वेश्चन हम NCERT के कर लेते हैं। एक बॉडी है, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स comes out in 1 second. And how much
time is required to get 1 coulomb charge. ये एक बॉडी है, इस बॉडी से अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में बाहर निकलते हैं तो इस पर टोटल चार्ज 1 कूलम्ब होने में कितना टाइम लगेगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक चीज़ तो पहले से दी है कि 1 सेकेंड में अभी इसके पास कितना चार्ज है, तो चार्ज और टाइम, 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 1 सेकेंड में इसके पास अभी कितना चार्ज है? n तो दिया है नंबर, n की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁹। अगर हम इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चार्ज हो गया। तो 1 सेकेंड में इसके पास कितना चार्ज है? इतना चार्ज है, दिस मच कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब होने में कितना टाइम लगेगा? तो इतना कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में है, तो 1 कूलम्ब होने में कितना टाइम लगेगा? यूनिटरी मेथड यूज कर लीजिए, ये नीचे आ जाएगा 10⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1/1.6 इंटू, इस डेटा को अभी तो हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 6.25 इंटू 10⁻18। इसको हम डिवाइड करेंगे 10⁻9 से, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9, और किसमें? सेकेंड में। ठीक है, तो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, इतने टाइम के बाद इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? इस बॉडी पे टोटल चार्ज आ जाएगा 1 कूलम्ब। तो ये जो टाइम है, ये टाइम देख करके ज़्यादा क्लियर हो नहीं पा रहा है हमको कि यार ये कितना टाइम है, तो इसको थोड़ा कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड को मिनट में बना लीजिए, तो मिनट में भी मिनट में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मिनट भी बहुत ज़्यादा आएगा। फिर आवर में बना लेते हैं, आवर में बनाने के लिए 60 से आवर भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो 24 से डिवाइड करके हम इसको दिन बना लेंगे, डे हो गया, तब भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 अगर हम कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा? ईयर में। तो इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है अप्रॉक्स 198 ईयर। ठीक है, तो हमने इसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया, तो 198 ईयर। अब क्या, इसको देख के हमको समझ में आ रहा है कि भाई 198 ईयर तो वैसे भी हमको क्लियर होता है कितना होता है। तो 200 साल के अप्रॉक्स जो है टाइम लगेगा 1 कूलम्ब चार्ज इसमें आने में। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो हमको ये बताता है कि 1 कूलम्ब चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। 1 कूलम्ब चार्ज इसमें आने के लिए करीब 200 साल लग जाएंगे अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र होते हैं तो। ठीक है, तो इसको भी हम रफ कर देते हैं। 6, एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in 1 cup of water? 1 cup of water, 1 कप वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा? तो 1 कप वाटर का मतलब है 250 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, 1 कप वाटर कितना होगा भाई? कुछ तो लेना पड़ेगा। 250 ग्राम वाटर, 250 ग्राम वाटर में कितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि
एटॉमिक मास में टोटल नंबर ऑफ एटम एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं और मॉलिक्यूलर वेट में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो ये चाहो तो आप नोट कर लो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एटॉमिक वेट is equal to Avogadro number a total number of molecules in molecular weight एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो एवोगैड्रो ने बताया था कि अगर कोई एटॉमिक मास है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो सकते हैं, इतने। अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास पता है, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इतने। तो बस ये याद रखना, अगर एटॉमिक मास है तो नंबर ऑफ एटम होंगे इतने ही, और अगर मॉलिक्यूलर वेट है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे इतने ही। ठीक है, आपको नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में ध्यान देना है। इसको रफ कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसकी ज़रूरत आगे वाले टॉपिक में भी पड़ेगी। ठीक है, तो बड़ा इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। तो 250 ग्राम ऑफ H2O, तो हमको पता है कि अगर हम इसका तो सबसे पहले इसको अप्रोच क्या करेंगे, अगर हमको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी बॉडी पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो एक ही फार्मूला है एन हमको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एन को पता लगाना है, एन कहाँ पे है ये। ठीक है, एन कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ से आएंगे। तो अगर क्योंकि एन हमने फाइंड आउट कर लिया तो ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो एन निकालने के लिए हमको क्या करेंगे कि 250 ग्राम वाटर में हम अगर ये जान लें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने पानी में मॉलिक्यूल कितने हैं H2O के, फिर एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एक मॉलिक्यूल में अगर हमने जान लिया कि भाई इसमें मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन है और टोटल मॉलिक्यूल जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब एन हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर ई से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वाटर में 250 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल कितने हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा कि मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको पता है तो मॉलिक्यूलर वेट में टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट तो निकाला जा सकता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका 112 और ऑक्सीजन का 16, तो 18 जो होता है मॉलिक्यूलर वेट पानी का होता है। तो 18 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 18 ग्राम में होंगे। लेकिन हमको कितने, हमारे पास पानी कितना है, हमारे पास तो 250 ग्राम है, 1 कप वाटर है, तो 250 ग्राम में मॉलिक्यूल हमको निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज़ कर लेंगे कि 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे भाई, 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में डिवाइड कर देंगे 6.023 को डिवाइड कर देंगे 18 से, एक के बाद जितना ही पूछेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 250 ग्राम में हमको चाहिए, तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे
तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24, 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24, इतना नंबर इसमें आता है। तो 250 ग्राम वाटर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? इतने। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया हमने। अब एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने हैं, तो ये निकालना बड़ा आसान है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम H2O is equal to 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24। मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो 250 ग्राम वाटर में हो इतने हैं। इसके बाद इसको नोट करते जाइएगा आप। टोटल पॉजिटिव एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, नहीं यार एक बार लिखना ज़रूरी है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, जगह कम है तो हम सोच रहे हैं कि कम में काम चल जाए, लेकिन काम नहीं चलेगा ना कम में। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एक दो। ऑक्सीजन में 8, जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो 8 + 2, 2 + 8 कितने? 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 10। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है और टोटल मॉलिक्यूल हैं कितने? ये। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज दोनों, ठीक है। पॉजिटिव में प्लस कर देंगे, निगेटिव में माइनस कर देंगे। तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा आपका, n की वैल्यू कितनी हो गई? एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है और मॉलिक्यूल कितने हैं? 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24। तो ये तो वैल्यू हो गई n की। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से। तो ये आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस के साथ में। टोटल निगेटिव चार्ज के लिए माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक चीज़ आप समझ गए होंगे इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद कि एक नेट चार्ज होता है और एक टोटल चार्ज होता है। ये एक बॉडी है, इसमें मान लिया कि +n प्रोटॉन है और इसके बाहर n ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर फाइंड आउट करना है तो n इंटू ई, टोटल नेगेटिव चार्ज अगर फाइंड आउट करना है तो -n इंटू ई, नेट चार्ज अगर इस पे फाइंड आउट करना है तो Ne - Ne 0, ठीक है। तो किसी बॉडी में टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल होते हैं तो नेट चार्ज इस पर 0 होता है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है वाटर केस में, उसमें नेट चार्ज तो 0 था क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसमें अलग से पॉजिटिव कितना, अलग से नेगेटिव कितना है, ठीक है। तो नेट चार्ज 0 है, इसमें नेट चार्ज कहाँ से आएगा?
कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ से आएगा, जब इसमें कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होंगे। तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम कब इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाइल डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक चार्जेस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड। तो अगर आप मैक्रोस्कोपिक चार्ज की बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ लॉ को इग्नोर कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हम दो चीज़ कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक चार्जेस का मतलब है जब बहुत ही थोड़े चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हों, और मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हों। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आपके बोर्ड में इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जेईई नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक चार्ज का मतलब है जब चार्ज जो है आपके, मान के चलिए कि 100 से कम हो, 10, 5, 10, 15, 20 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हों। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब मोर देन 100। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक में हमने देखा है कि बड़ा आसान था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होता है तो 1.6 चार्ज आता है, 2 3.2। इस टाइप से चार्जेस किसी भी बॉडी पे इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो चार्ज ऑन अ बॉडी increases in step। किसी बॉडी पे चार्ज स्टेप में बढ़ता है। ठीक है, ग्राफ कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे लिख देते हैं, ग्राफ बिटवीन Q वर्सेस N। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा माइक्रोस्कोपिक के केस में, ये आपका Q है और ये N। तो किसी बॉडी पे जब एक इलेक्ट्रॉन जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो 0 चार्ज था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर कितना चार्ज हो गया, 1.6। तो अचानक बिल्कुल ये जंप करेगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। तो इधर हम क्या ले रहे हैं, चार्ज, और इधर इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर चार्ज 1.6 हो जाएगा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर चार्ज तो 1.6 था जब तक 2 नहीं आए थे। जैसे 2 आया तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, 3.2। ठीक है, इसके बीच में 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। इसीलिए ये ऐसे स्टेप में इंक्रीज़ होगा। फिर 3 तक इसमें इतना ही चार्ज रहेगा। जैसे 3 आया तो फिर से ये बढ़ जाएगा। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे तो 4.8 इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे इंक्रीज़ होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा,
Q और N में ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में देखते हैं, तो देखिए माइक्रोस्कोपिक के केस में बहुत सारे चार्ज जो है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। वैसे भी प्रैक्टिकली जब भी जैसे हमारे पास ये मार्कर, इसको हम रब करते हैं, तो इस मार्कर में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो 10, 20, 100 नहीं होते हैं, वो कम से कम मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो प्रैक्टिकली भी माइक्रोस्कोपिक चार्ज का ट्रांसफ़र ही होता है। तो माइक्रोस्कोपिक चार्ज का मतलब होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हों। तो लेटेस्ट हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लिए कि 10,000 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे आए, तो उस पर कितना चार्ज होगा, ई से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 अभी ले लेते हैं, तो ये 16,000 आ जाएगा। तो 10,000 इलेक्ट्रॉन आए, फिर दूसरा 10,000 एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, 10,000 एक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये वैल्यू 16,000.16, ठीक है। ये तो इन दोनों में देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 1.6, दूसरा इलेक्ट्रॉन 3.2, तीन दोनों में कितना डिफरेंस है, 16, डबल है आज बिल्कुल, लेकिन इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। 10,000 के बाद 10,000 इलेक्ट्रॉन आया, फिर उसके बाद 10,001, 10,002, 10,003, तो चार्ज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट चार्ज जो है उतना ही है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम ये स्टेप में जो बढ़ रहा था 1.6 से फिर 3.2, तो ऐसा तो इसमें स्टेप में नहीं बढ़ रहा है, इसमें ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूअस चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। तो चार्ज इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर दिया है। क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, Q और N के बीच में। भाई किसी जब 10,000 चार्ज आए हैं, तो 10,000 इलेक्ट्रॉन जब थे इस पर, तो मान लिया कि इतना चार्ज था, इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन जब और आया 10,000 के बाद, तो ज़्यादा तो बढ़ा नहीं, ये थोड़ा सा बढ़ा ही है, फिर तो ये मान के चलिए इस तरह से इसका ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसके स्लोप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक चार्ज में Q वर्सेस N ग्राफ जो बनता है वो ये स्टेप में होगा, और मैक्रोस्कोपिक चार्ज के केस में Q और N के बीच जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूअस ग्राफ होगा, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जेईई या नीट में, जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि पूछा गया है, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं। While dealing with, इसी को चेंज कर लेते हैं ना, क्यों बार बार लिखें, इसको आप नोट कर लीजिए। While dealing with microscopic charges, ये क्वेश्चन है आपका। While dealing with microscopic charges, which are following according to quantization of charge,
according to quantization of charge which of following graph is true. While dealing with microscopic charges according to quantization of charge, which of following graph is true? तो पहला ऑप्शन आपको दिया है ये ग्राफ Q और N के बीच में, ऊपर भी आपको लिख के दे सकते हैं या ऑप्शन में लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा सही होगा? कौन सही होगा? ए नंबर, सॉरी सी नंबर। ठीक है, तो अगर माइक्रोस्कोपिक चार्ज की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उस केस में जो भी ग्राफ होगा आपका कंटिन्यूस होगा और इंक्रीज़ तो होना ही चाहिए, क्योंकि नंबर जब बढ़ेगा तो इंक्रीज़ होगा, नंबर बढ़ेगा तो डिक्रीज़ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में माइक्रोस्कोपिक कर दें, माइक्रोस्कोपिक दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, तो इस केस में कौन सही हो जाएगा फिर? ए नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में अगर इसी सेम क्वेश्चन में माइक्रो की जगह माइक्रो कर देंगे तो फिर वहाँ पे चार्जेस इस स्टेप में इंक्रीज़ होगा, तो फिर ये सही होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो घट रहा है। तो जब अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो चार्ज तो घटना नहीं चाहिए कभी, वो तो बढ़ेगा ही। तो ए। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम अभी दो प्रॉपर्टी बची हैं, एडिटिविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उन पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। हालांकि इन दो प्रॉपर्टी पे बहुत कम न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन फिर भी बनाने को तो कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम बना के देखेंगे।